किसी ने गंगा में बाढ़ को बताया भाग्य का खेल। पता है ना, ये दैविक आपदा है। रोज बोलते थे एक हाथ नीचे अभी है, एक हाथ नीचे है, 5 साल से बाढ़ न आल है, दियरा में न चढ़ रहा। गंगा जी चढ़ गई तोरा दियरा में और तोरा चूल्हा में गईली। ये भाग्यशाली है, अब कम बात है। कोई के जल मिलता है गंगा के क्या? अब गंगा जी सबको बचाएगी, है ना। अब गंगा जी को हम लोग बोले कि अब छोड़ दो जा। अब हो गया, पानी ऊपर नीचे चढ़ गया, परेशान है गंगा। दूध चढ़ाइएगा गंगा जी में बाद में। गाँव में पूजा करिए लोग बाद। किसी ने बाढ़ को बताया दैवीय आपदा। देखिए, देवी प्रकोप है, बाढ़ देवी प्रकोप पूरे देश में है, पूरे बिहार में। इसका समाधान तो नेपाल गवर्नमेंट से, भारत सरकार के बात, ये बहुत लंबा प्रोसेस है। प्रत्येक साल बाढ़ आता है, उसी हिसाब से बाढ़ राहत उसको मदद किया जाता है। प्रशासन दृष्टिकोण संभव होगा उतना कराएं। किसी ने कहा चूहों के कारण आती है बाढ़। वो नीचे से चूहा निकल गया या आपको सीपेज पाइपिंग होगा। पूरा बांध पर देखे कि मकई का ढट्ठा जो होता है उधर तो बहुत मुश्किल है, उसमें तो घुस के देख भी नहीं सकता। तो ये सब भी लोकली समस्या है। हाँ, लोग जो तटबंध के किनारे बसते हैं वो लोग अनाज तटबंध पर ही मचान बना बना के रखते हैं। उसके कारण चूहा का बिल होता है और चूहा के बिल के कारण पाइपिंग होती है। किसी ने बाढ़ के लिए हथिया नक्षत्र को बताया जिम्मेदार। अभी हथिया नक्षत्र जो है, हथिया नक्षत्र बड़ा ही सूर लटका के बारिश करता है। कभी कभी करता है तो सूर लटका के बारिश करता है, और इसलिए हथिया नक्षत्र का प्रवेश 2 दिन पहले हुआ है। बाढ़ आती रही, लोग मरते रहे, नेताओं के बेतुके बोल आते रहे। पता है ना, ये दैविक आपदा है। देखिए, देवी प्रकोप है, बाढ़ देवी प्रकोप। अनाज तटबंध पर ही मचान बना बना के रखते हैं। उसके कारण चूहा का बिल होता है और चूहा के बिल के कारण पाइपिंग होती है। अभी हथिया नक्षत्र जो है, हथिया नक्षत्र बड़ा ही सूर लटका के बारिश करता है। अब बाढ़ पर शुरू हुई चिट्ठी वाली सियासत। देखिए, ये आप तो पत्र लिखते कहाँ, जाते मीडिया ही में आता है। हमको तो पत्रवा लिखेंगे तब ना हम पढ़ेंगे जी। देखिए, एक बात आपको हम बता देते हैं हाथ जोड़ करके, आप जब लेटर लिखिएगा हमको तभी हम पढ़ते हैं। अब ऐसे ही भेज दीजिएगा तो उसको हम क्या लिखेंगे? हमको तो कोई पत्र नहीं मिला है। अब बाढ़ के लिए जितना काम हुआ है बिहार में, ये कहने वाली बात है। प्रतिपक्ष को पत्र पर ही राजनीति करना है और हम लोग को जमीन पर राजनीति करना है। हम लोग को विकास की बात हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी करते हैं, लगातार विकास की चिंता करते हैं। यहाँ बाढ़ का जो समस्या था, उस समस्या के लिए हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी राज्य स्तर पर मीटिंग की, अपने घूमे, भारत सरकार के प्रतिनिधि को घूमे। बाढ़ पर कब गंभीर होंगे बिहार के नेता? कब तक बाढ़ का दंश झेलेगा बिहार? सियासत की बाढ़ कब तक? जी हां, सियासत की बाढ़ कब तक, आज यही सवाल है। सवाल इसलिए क्योंकि हर साल बाढ़ और बाढ़ का पानी उतरते उतरते फिर सियासत की बाढ़। समाधान कहीं नहीं, राहत कहीं नहीं, लोग मरते रहे और सियासत होती रही। और यही वजह है कि आज बात सपाट में जरूरी हो गया इस मुद्दे को उठाना, क्योंकि बिहार में हर साल बाढ़ आती है, हर साल लोग मरते हैं, लोग बेघर होते हैं और हर साल राजनीति होती है और फिर बाढ़ का पानी उतरते ही सियासत भी सुस्त पड़ जाती है। इस साल भी वही कहानी है। बाढ़ को लेकर सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच बयानबाजी और चिट्ठीबाजी हो रही है। तेजस्वी यादव ने नीतीश सरकार पर सियासी हमला बोला है और अब पत्र का रिसीविंग
जारी कर ट्वीट कर लिखा कि सीएम नीतीश कुमार के साथ मुख्यमंत्री सचिवालय अब थक चुका है और नीतीश कुमार ने दरअसल कहा था कि मुझे पत्र नहीं मिला। सवाल चिट्ठी को लेकर है ही नहीं, सवाल उस समस्या को लेकर है जो दशकों से बिहार झेलता आया है। बिहार बाढ़ का दंश झेलता रहा है, लेकिन वो समस्या गौण हो गई। अब सवाल पत्र को लेकर और सियासत को लेकर होने लगी। जरा ये एक तरफ तस्वीर जो है वो उस पत्र की है और दूसरी तस्वीर नीतीश कुमार जिन्होंने बयान दिया कि उन्हें पत्र मिला नहीं। तो चिट्ठी वाली सियासत हो रही है। देखिए, ये आप तो पत्र लिखते कहाँ, ज्यादा मीडिया ही में आता है। हमको तो पत्रवा लिखेंगे तब ना हम पढ़ेंगे जी। देखिए, एक बात आपको हम बता देते हैं हाथ जोड़ करके, हम आप जब लेटर लिखिएगा हमको तभी हम पढ़ते हैं। अब ऐसे ही भेज दीजिएगा तो उसको हम क्या लिखेंगे? हमको तो कोई पत्र नहीं मिला है। अब बाढ़ के लिए जितना काम हुआ है बिहार में, ये कहने वाली बात है। और वहीं बीजेपी नेता और मंत्री प्रमोद कुमार ने भी तेजस्वी यादव पर पलटवार किया और कहा कि तेजस्वी लोगों की समस्या के लिए पत्र नहीं लिखते हैं, सिर्फ राजनीति में चेहरा दिखाने के लिए पत्र का सहारा लेते हैं। पत्र पर ही राजनीति करना है और हम लोग को जमीन पर राजनीति करना है। हम लोग को विकास की बात हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी करते हैं, लगातार विकास की चिंता करते हैं। यहाँ बाढ़ का जो समस्या था, उस समस्या के लिए हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी राज्य स्तर पर मीटिंग किए, अपने घूमे, भारत सरकार के प्रतिनिधि। लेकिन राजनीति से अलग सच्चाई है क्या, आंकड़ा है क्या, ये हम आपको बताते हैं। देखते जाइएगा और ये बताती है कि सियासत कितनी बेशर्म हो चुकी है, नेता कितने गंभीर हैं। साल दर साल बाढ़ से बिहार बेहाल होता रहा है। 2021 में 13 से 14 जिलों में या 16 जिलों में आप कहें कि असर हुआ है। 60 लोगों की मौत अब तक हुई है, 4,66,000 लोग प्रभावित। 2019 में 300 लोगों की मौत हुई थी। 27 जिलों में असर, 1,50,00,000 लोग प्रभावित हुए। साल 2018 में 3 जिलों में असर, 28 लोगों की मौत हुई, 1.5 लाख लोग प्रभावित हुए। साल 2017 में 19 जिलों में बाढ़ का असर हुआ, 514 लोगों की मौत हुई थी, 1,71,00,000 लोग प्रभावित हुए थे। फिर साल 2016 में 11 जिले बाढ़ की चपेट में आए थे, 121 लोगों की मौत हुई थी। साल 2013 में 20 जिलों में बाढ़ का असर हुआ और 200 लोगों की मौत हुई। साल 2011 में 25 जिलों में बाढ़ का असर हुआ, 249 लोगों की मौत हुई। साल 2008 कुशहा त्रासदी, 18 जिले चपेट में आए थे, 258 लोगों की मौत। 2007 22 जिलों में असर था और सबसे ज्यादा 2007 में बाढ़ में के कारण 1,287 लोगों की जान गई थी। 2004 में 20 जिलों में बाढ़ का असर हुआ था, 885 लोगों की मौत हुई थी। 2002 में 25 जिलों में असर हुआ था, 489 लोगों की मौत हुई। साल 2000 में 33 जिलों में असर हुआ, 336 लोगों की जान गई। तो साल 2000 से 2020 का यह आंकड़ा हमने आपको इसलिए दिखाया क्योंकि सियासत हर साल बाढ़ पर होती रही है और हर साल लोग मरते रहे हैं, हर साल लोग बेघर होते रहे हैं और औसतन अगर आप देखें तो हर साल 300 से 400 लोग, 200 से 300 लोग मरते हैं। उन लोगों की जिंदगी का कोई मोल नहीं किया और सिर्फ नेता सियासत करने के लिए हैं बाढ़ पर और बेतुके बयान देने के लिए। क्योंकि अगर सियासत सिर्फ करना नहीं है, गंभीर अगर होते नेता तो मौका सभी को मिला था। केंद्र में यूपीए के दौरान कांग्रेस की सरकार आरजेडी समर्थन में थी, लालू यादव भी केंद्रीय मंत्री थे और उसके बाद अब एनडीए की सरकार, बीजेपी और अब जेडीयू भी है। लेकिन क्या वाकई केंद्र से बिहार को बाढ़ के दौरान मदद मिली? क्या केंद्र की ओर से जितनी सहायता मिलनी चाहिए थी, जितनी गंभीरता होनी चाहिए थी, क्या वो गंभीरता दिखाई गई? किसी भी पार्टी की सरकार रही नहीं। जरा देखते जाइए ये भी आंकड़ा। साल 2007 में बाढ़ राहत के लिए 17,059 करोड़ रुपए मांगे गए थे बिहार की ओर से, 1 रुपया नहीं मिला।
साल 2008 में बाढ़ राहत के लिए 14,800 करोड़ रुपए मांगे गए थे, मिले कितने? 1,010 करोड़ रुपए। 2007 और 2008 जब यूपीए सरकार थी और लालू यादव केंद्रीय मंत्री थे, आरजेडी, तेजस्वी यादव आज कह रहे हैं कि केंद्र उपेक्षा कर रहा है। यकीनन कि आज भी उपेक्षा हो रही है और तब भी उपेक्षा हुई, क्योंकि साल 2016 से फिर शुरू कीजिए, जब मोदी सरकार आई, एनडीए सरकार आई, साल 2016 में बाढ़ राहत के लिए 4,112 करोड़ रुपए मांगे गए, 1 रुपया नहीं मिला। साल 2017 में बाढ़ राहत के लिए 7,636 करोड़ रुपए मांगे गए, सिर्फ 1,700 करोड़ रुपए मिले। साल 2019 में बाढ़ राहत के लिए 4,300 करोड़ रुपए मांगे गए, मिले कितने? सिर्फ 953 करोड़ रुपए। साल 2020 में बाढ़ राहत के लिए 3,634 करोड़ रुपए मांगे गए, मिले कितने? सिर्फ 1,255 करोड़ रुपए, वो भी इस फरवरी 2021 में। यानी 2016 से 2020 के बीच 4 बार बिहार ने कुल 19,683 करोड़ रुपए की मांग की, लेकिन इन 4 सालों में बिहार को केंद्र से सिर्फ 3,908 करोड़ रुपए मिले। यानी इन 4 सालों में जितनी मांग की गई उसका सिर्फ 20% पैसा बिहार को मिला। और अब साल 2021 में फिर से मांग की गई है बाढ़ राहत के लिए 3,781 करोड़ रुपए, अभी तक मिला नहीं, आकलन जारी है। यानी हर साल यही कहानी है, गंभीरता सब दिखाने की कोशिश करते हैं, लेकिन मौका सबको मिला, किसी ने बिहार की सहायता नहीं। बिहार की विशेष सहायता की जरूरत है बाढ़ के दौरान, लेकिन हर बार कटौती की गई और भारी कटौती की गई, और यही नियति बन गई है बिहार की। बाढ़ नियति बन गई है। ऐसा लग रहा है कि बिहार के लोग भी मान चुके हैं कि बाढ़ का दंश झेलना ही है, मरना ही है, क्योंकि बिहार के करीब 74% इलाके और 76% आबादी बाढ़ की जद में हमेशा रहती है। बिहार के 38 में से 28 जिले हर साल बाढ़ की विभीषिका को झेलते हैं। बाढ़ से हर साल औसतन 200, हर साल ये तय है, औसतन 200 लोगों की मौत तय है, 662 पशुओं की मौत तय है। बाढ़ के कारण बिहार को औसतन 3 अरब सालाना नुकसान होता है, लेकिन खर्च भी होते हैं। बाढ़ सुरक्षा के नाम पर हर साल औसतन 600 करोड़ रुपए खर्च करती है सरकार, और बाढ़ राहत अभियान में औसतन 3 से 4 हजार करोड़ रुपए खर्च होती है। लेकिन समाधान क्या निकला अब तक? 1951 से हम देखें, 1954 से देखें तो समाधान के नाम पर सिर्फ और सिर्फ तटबंध का निर्माण, मरम्मत, रखरखाव और खर्च, समाधान नहीं निकला। पिछले 3 दशकों में तटबंधों में 400 से अधिक दरारें आई। लगातार मरम्मत के काम और रखरखाव के खर्च के बावजूद तटबंध टूटते गए। 1954 में तटबंधों को बाढ़ नियंत्रण का मुख्य जरिया मानकर प्लान शुरू किया गया था, लेकिन यह प्लान नाकाम रहा। 1954 में कुल 160 किलोमीटर इलाके में तटबंध बने थे। तब 1954 में बाढ़ प्रभावित कुल इलाकों का आकलन था 25 लाख हेक्टेयर इलाका। अब तक राज्य में 13 नदियों पर 3,790 किलोमीटर एरिया में तटबंध बना दिए गए हैं, लेकिन इसका फायदा नहीं मिला। तटबंधों के निर्माण, रखरखाव पर हर साल औसतन 156 करोड़ से अधिक का खर्च आता है, लेकिन तटबंधों के निर्माण के बावजूद बाढ़ का इलाका बढ़ता गया। बाढ़ के खतरे वाला इलाका बढ़कर 68 लाख हेक्टेयर हो गया है और नदियों का दायरा लगातार बढ़ता गया। यानी जो इलाज करना चाहिए था बाढ़ की समस्या के समाधान के लिए, वो इलाज हो ही नहीं रहा है। सिर्फ तटबंध बन रहे हैं, निर्माण हो रहा है, मरम्मत हो रहा है, रखरखाव हो रहा है और उसी पर पैसा खर्च हो रहा है, पैसे लुटाए जा रहे हैं, और समस्या का समाधान क्या होगा ये किसी को नहीं पता। हर साल बाढ़ आएगी, सितंबर अक्टूबर तक बाढ़ का पानी उतरने लगेगा, फिर सियासत होगी, कुछ मंत्री जाएंगे दिल्ली में, सरकार से मिलेंगे, बाढ़ राहत का पैसा मांगेंगे, फोटो खिंचवाएंगे, आपके पास खबर पहुंचेगी कि हमने इतना पैसा मांगा, लेकिन कितना मिला ये खबर आप तक नहीं पहुंचेगी। हमने आपको बता दिया कितना मिला है। और ये यूपीए के दौरान भी और एनडीए के दौरान भी किसी भी पार्टी की सरकार रही हो, बिहार को सहायता पूरी नहीं मिली, लेकिन सियासत करने के लिए सभी साफ है। बाढ़ को लेकर बिहार में गंभीरता नेताओं में नहीं,
और यही वजह है कि बाढ़ बिहार की नियति बन गई है। जरूरी है कि बाढ़ को लेकर नेता गंभीर हो, सर्वदलीय बैठक बुलाकर ही सही समाधान निकाला जाए। लेकिन सियासत तो उलझी हुई है अपनी अपनी कुर्सी को लेकर। उपचुनाव में, चुनाव में सियासत उलझी रहती है, नेता चुनाव में उलझे रहते हैं। उपचुनाव होने वाला है और कुशेश्वर स्थान से पार्टी प्रत्याशी को लेकर कांग्रेस और आरजेडी में कलह मची हुई है। कांग्रेस ने 4 सदस्यीय कमेटी का गठन किया है और कमेटी से चयनित उम्मीदवारों के नामों की सूची 2 अक्टूबर तक मांगी गई है। कांग्रेस के बिहार प्रभारी भक्त शरण दास ने इस विधानसभा क्षेत्र की स्थिति की जानकारी देने और उम्मीदवारों के चयन के लिए जो कमेटी बनाई है उसमें आनंद माधव, कैसर खान, आईपी गुप्ता और अजय पासवान को शामिल किया है। इस सीट को लेकर कांग्रेस और उसके सहयोगी आरजेडी में खींचतान जारी है। हालांकि कांग्रेस का दावा है कि इस सीट 2020 चुनाव में उसके पास थी, लिहाजा उपचुनाव में भी इस सीट पर पहला अधिकार उसका बनता है। दूसरी तरफ आरजेडी भी इस सीट को लेकर दावा ठोक रहा है। महागठबंधन मजबूती के साथ लड़ाई लड़ेगा, चुनाव लड़ेगा। कौन कैंडिडेट होगा ये तो महागठबंधन के नेता लोग तय करेंगे, लेकिन हमारे सामने एक ही लक्ष्य है कि बीजेपी को नेस्तनाबूद करना और नीतीश कुमार जो उनके गोद में बैठे हुए हैं उनको भी नेस्तनाबूद करना। क्योंकि बिहार की जनता ही नहीं, देश की जनता, चाहे वो महिला हो, चाहे वो श्रमिक हो, चाहे वो किसान हो, चाहे वो युवा हो, चाहे वो छात्र हो, चाहे व्यवसायिक हो, सब लोग आज प्रताड़ित हैं। तो इन 2 सीटों के उपचुनाव को भी जरा समझिए, समीकरण को भी समझिए। 2 सीटों का उपचुनाव में समीकरण क्या कहता है। वहां आरजेडी और जेडीयू में सीधी टक्कर मानी जा रही है दोनों सीटों पर। तारापुर और कुशेश्वर स्थान पर उपचुनाव होने हैं। तारापुर विधानसभा क्षेत्र जेडीयू का गढ़ माना जाता है। साल 2020 में तारापुर में कांटे की टक्कर हुई थी। तारापुर में जेडीयू की जीत का अंतर मात्र 7,225 वोट का था। 2020 चुनाव में जाहिर है तारापुर में आरजेडी ने बेहतर प्रदर्शन किया था। तारापुर में यादव और कुशवाहा मतदाताओं की संख्या ज्यादा है। मुस्लिम, राजपूत, ब्राह्मण, रविदास और पासवान की भी संख्या अच्छी है। वहीं दूसरी सीट कुशेश्वर स्थान को लेकर कांग्रेस और आरजेडी में जिस बनी हुई है उसमें उस सीट पर शशिभूषण हजारी जीते थे, जिनका निधन हुआ और उनके निधन के बाद ये सीट खाली हुई है। कांग्रेस के डॉक्टर अशोक राम को हराया था। लेकिन कुशेश्वर स्थान में भी 2020 में कांटे की टक्कर हुई थी। कुशेश्वर स्थान में जीत का अंतर मात्र 7,222 था। आगे बढ़ते हैं, झारखंड की सियासत का भी रुख कर लेते हैं। यहां तो बाहरी और भीतरी कौन है इसे लेकर सियासत मची हुई है। संथाल परगना के 2 ऐसे नेता हैं जो अपने बयानों की वजह से चर्चा में रहते हैं। जनता के मुद्दों पर बात करें न करें, लेकिन दोनों दिग्गज एक दूसरे पर आरोपों की बौछार करते रहे। दुमका पहुंचे गोड्डा से सांसद निशिकांत दुबे ने कहा कि सीता सोरेन हो या कल्पना सोरेन, दोनों विधायक के लायक नहीं हैं। उन्होंने कहा दोनों सांसद बन सकती हैं लेकिन विधायक नहीं। ऐसा इसलिए क्योंकि दोनों ओडिशा से आए हैं। इसके जवाब में जामताड़ा विधायक इरफान अंसारी ने कहा कि निशिकांत दुबे बाहरी आदमी हैं, भागलपुर से आकर गोड्डा लोकसभा से सांसद बन गए हैं। 2024 में हम सफर से इन्हें विदा कर दिया जाएगा। आज भी केस कर दे तो माननीय सीता सोरेन जी और कल्पना सोरेन जी यहाँ की विधायिका नहीं हो सकती। सांसद हो सकती है लेकिन विधायक नहीं हो सकती। विधायक इसलिए नहीं हो सकती कि विधायक होने के लिए उसी राज्य का आपको आदिवासी होना जरूरी है। तो उस राज्य के आदिवासी नहीं है वो लोग उड़ीसा से आए हुए हैं। तो उड़ीसा का आदमी यहाँ आदिवासी नहीं हो सकता है। यदि आदिवासी जो है, मान लीजिए कि कोई आदिवासी लड़की यदि किसी गैर आदिवासी से शादी कर ले तो वो बच्चा जो है वो आदिवासी। इंसानियत का ये भोलापन है। और कि क्या इरफान अंसारी भागलपुर में जाएगा तो क्या भागलपुर के लोग हमें वोट देंगे? क्या नहीं देंगे, क्योंकि वो लोग जानकार आदमी हैं। ठीक है, वो लोग समझते हैं, पॉलिटिक्स को समझते हैं, चीज़ों को समझते हैं। और हम लोग क्या कर रहे हैं, यहाँ आएगा धर्म में बांटेगा, कोई ब्राह्मण में बांट देगा, कोई मंडल में बांट देगा, कोई यादव में बांट देगा, कोई अल्पसंख्यक में बांट देगा, जीत जाएगा वो। इसे तमाम लोगों से मैं कह के जा रहा हूँ, याद रखिएगा। अब ये धर्म के नाम पर नहीं चलेगा। जो बाहर का आदमी बाहर हम लोग भेजेंगे, हम झारखंडी सांसद बनाएंगे यहाँ। चुनाव के दौरान क्या जवाब दिया जाएगा? क्या परिवर्तन होगी गोड्डा लोकसभा? बिल्कुल तय है, निश्चित। देश के प्रधानमंत्री बदलने जा रहे हैं तो ये सांसद कौन पूछता है इसको? चला जाएगा, इसे बोरियत से समेट दिया हूँ मैं। हम सफर में भेज चुका हूँ उसको, बस केवल हरी झंडी दिखाना है। 24 में मैं ही दिखाऊंगा हरी झंडी। ये नेताओं की बयानबाजी
छोड़िए नेताओं की बयानबाजी, छोड़िए नेताओं की बात, छोड़िए बात उन शहीदों की जिनकी वजह से हम आप सुरक्षित रहते हैं। उन शहीदों को जरा याद कर लीजिए। झारखंड के लातेहार में नक्सली हमले में शहीद हुए डिप्टी कमांडेंट राजेश कुमार राय का पार्थिव शरीर मुंगेर के गंगा घाट पर पंचतत्व में विलीन हो गया। शहीद के बड़े बेटे 9 साल के आयुष ने अपने पिता को मुखाग्नि दी। मुंगेर के लाल दरवाजा स्थित शहीद के पैतृक निवास से शहीद की अंतिम यात्रा निकाली गई, जिसमें बीएसएफ के कई वरीय अधिकारियों से लेकर मुंगेर के डीआईजी, डीएम, एसपी और मुंगेर की हजारों जनता शामिल थी। शहीद डिप्टी कमांडेंट राजेश कुमार राय अमर रहे के नारे से पूरा शहर गूंज उठा था। शहीद के अंतिम दर्शन के लिए लोगों की भीड़ उमड़ पड़ी। नम आंखों से शहीद को अंतिम विदाई दी गई। भैया हाथ नीचे कीजिए, थोड़ा दूर से लीजिए, हम घुरा दें। देखिए सर इधर चाचा जी, देखिए इधर चाचा जी। उनकी आज हम लोग यहाँ पे घाट पे पूरे सैनिक सम्मान के साथ अंत्येष्टि कर रहे हैं। और इस अंत्येष्टि में आप सभी लोग देख रहे हैं कि सैनिकों के प्रति मुंगेर जिले में क्या सम्मान है, हमारे वीर शहीद के प्रति पूरे मुंगेर जिले को क्या सम्मान है। उनकी अंत्येष्टि यहाँ पे आज पूरे सैनिक सम्मान के साथ की गई। साहसी सपूत को खोया है। राजेश कुमार बचपन से साहसी काम करते आ रहे हैं, इसीलिए उन्होंने भारत सेना में भर्ती किया और आज देश के लिए सर्वोच्च बलिदान दिए, इसलिए। और अब मिलवाते हैं आपको महिला कमांडो से। जी हाँ, देश में आतंकी और कुख्यात अपराधियों से अब बिहार की महिला कमांडो भी लोहा लेंगी। बिहार महिला कमांडो की ट्रेनिंग खत्म हो गई है। महिला कमांडो की ट्रेनिंग सीआरपीएफ के बड़े अधिकारियों के नेतृत्व में दी गई और इसे हर दृष्टिकोण से महिलाओं को दक्ष बनाया गया। अधिकारियों के मुताबिक महिला कमांडो को जहां बिगड़ी कानून व्यवस्था, देश के खिलाफ काम करने वाले लोगों के साथ साथ बड़े लोगों की सुरक्षा में भी लगाया जाएगा। जब महिला कमांडो सरकार के एनएसजी कमांडो की तरह काम करेंगे और उनकी ट्रेनिंग उसी तरह पर दी गई है। जरा इस ट्रेनिंग को देखिए। पकड़ो, बहुत बढ़िया। और बात गुलाब तूफान की। चक्रवात गुलाब तूफान के चलते आंध्र प्रदेश में जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया और झारखंड में भी असर देखा जा रहा है। कई शहरों में गुलाब चक्रवात ने कहर बरपाया है। 4 तस्वीरों के जरिए आप समझ सकते हैं इन जिलों की क्या स्थिति है। बोकारो और धनबाद में सबसे ज्यादा असर पड़ा है। इसके साथ ही जमशेदपुर में भी चक्रवात ने कहर बरपाया है। कहीं नदियों का जलस्तर तेजी से बढ़ा, तो कभी इतनी बारिश हुई कि सड़कें पूरी तरह से जलमग्न हो गई। और इसी के साथ बात सपाट में आज बस इतना ही। कल फिर होगी मुलाकात बात सपाट में, आपसे जुड़ी खबरों के साथ। कोई एजेंडा, कोई प्रोपेगेंडा नहीं। नमस्कार।